आज हम पढ़ने वाले हैं पासपोर्ट का फॉर्म। पासपोर्ट में नया फॉर्म हम भरने वाले हैं। पासपोर्ट को कैसे बनाया जाता है और पासपोर्ट देखिए, जैसे कस्टमर आपके पास आया और उसने कहा कि सर मेरा एक पासपोर्ट बनवाना है, तो आपको मान लीजिए कि पता नहीं है पासपोर्ट कैसे भरा जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पासपोर्ट का फॉर्म उतना ही आसान भरना होता है जितना में आप आय जाति निवास का फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल उससे भी आसान तरीके से आज से आप पासपोर्ट का फॉर्म भी भर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आपको तरीका बताते हैं कैसे पासपोर्ट का फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप सीएससी को खोल लीजिए, सीएससी को आप ओपन कर लीजिए। अब उसमें ऊपर जो ये सर्च बार है, देखिए यहाँ पे सर्च सर्विस होता है, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे पासपोर्ट सर्विसेज का एक ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे आप ना देखिए, सबसे पहले आपको कह रहा है कि पासपोर्ट सेलेक्ट अ आरटीओ। ठीक है, अब ये कह रहा है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को आपको सेलेक्ट करना है। अब चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले ना आपको ये देखना है कि आपकी रीजनल ऑफिस कौन सी है। तो रीजनल ऑफिस देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे लखनऊ। देखिए ये हमारा लखनऊ जो है वो हमारे वहां से नजदीक है और हमारी करीबी ऑफिस है। और अगर आपकी मान लीजिए कि सीपीओ दे रही है, सीपीबी दे रही है, या प्रो भुवनेश्वर है या भोपाल है, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें सभी अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है गो टू पासपोर्ट सेवा, तो हमने क्लिक कर दिया गो टू पासपोर्ट सेवा पे। अब ये एप्लीकेशन ओपन होगी। अब देखिए इसमें कई चीजें हैं। कह रहा है कि व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन। अगर आपने कोई फॉर्म को भरा है, सेव किया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमने एक भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, तो इसमें कोई चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, अप्लाई फॉर पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट। अब आप री इशू या फ्रेश के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक पीसीसी होता है, उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं कि पीसीसी कैसे बनता है। ठीक है, अब देखिए अप्लाई फॉर अ फ्रेश और री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो अगर आपको अप्लाई करना है फ्रेश और री इशू पासपोर्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये लिखा है, कह रहा है यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग बिलो लिंक। मतलब आप इस फॉर्म को भर सकेंगे इस लिंक पर क्लिक करने के बाद। इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म। मतलब कह रहा है कि इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तभी हमने सीएससी खोला है, और इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं होता तो ये वेबसाइट नहीं खुल पाती। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात कि कोई भी आप फॉर्म भरिए तो सबसे पहले उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, उसको आप पढ़िए। जैसे मेरे केस में मुझको ये पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये लिखा हुआ क्या है। कह रहा है प्लीज रीड द पासपोर्ट इंस्ट्रक्शन बुकलेट केयरफुली बिफोर द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि आप कृपया करके इस पासपोर्ट के बुकलेट को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। कह रहा है फर्निशिंग ऑफ द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वुड लीड टू रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन एंड वुड अट्रैक्ट पेनल्टी। देखिए पेनल्टी नहीं है, पेनल प्रोविजनल आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर पासपोर्ट एक्ट 1967। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई जानकारी आपके द्वारा गलत पाई जाती है या फिर आप गलत तरीके से पासपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको पासपोर्ट के अधिनियम के अनुसार 1997 नियम के अनुसार आपके ऊपर दंडनीय अपराध का केस लगा दिया जाएगा, या फिर आपसे ये बता दिया जाएगा कि आप गलत एक्टिविटी में किए हैं, उसके लिए आपको सजा हो सकती है। फिर कह रहा है प्लीज प्रोड्यूस योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द फॉर्म। मतलब कि अगर आप सीएससी यूजर हो तो आप देखिए, सबसे पहले आप अगर किसी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके ओरिजिनल की ही कॉपी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपके पास आया और वो कोई कॉपी लाया और फोटो कॉपी करा के लाया, और उस फोटो कॉपी में ऐसा है ना कि वो कुछ गलत चीजें, इलीगल चीजें हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट करके वो किसी नाम की जगह पे कुछ और नाम कर दिया है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इससे बढ़िया आपके लिए अच्छा होगा
कि आप उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर ही इस फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, अब देखिए इसमें फ्रेश के लिए ये है और री इशू के लिए ये है। अगर री इशू के लिए आपको करवाना है तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, इसमें आपको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, अब फ्रेश पासपोर्ट भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक कह रहा है नॉर्मल पासपोर्ट और एक कह रहा है तत्काल। तो इस एप्लीकेशन टाइप जो है वो नॉर्मल अगर करेंगे तो ये 1 महीने में हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले नॉर्मल में आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के बाद रिसीविंग मिलेगी, उसके बाद आपको पीएस के ऑफिस जाना होगा, वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ऐसा है कि उसमें आपको सभी चीजें ओरिजिनल लेके जानी होती है। ठीक है, अब अगर आप देखिए अगर तत्काल मिलते हैं तो ये काम तो आपको तत्काल में भी तो कराना होता है, लेकिन तत्काल की फीस कुछ एक्स्ट्रा है और नॉर्मल की फीस 1500 रुपए है। ठीक है, अब अगर इसमें आपको अगर नॉर्मल में करते हैं तो 30 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट घर पे आ जाता है। अब चलिए देखिए बुकलेट टाइप कर रहा है, तो देखिए ये 36 पेज है और ये 60 पेज है। तो इन दोनों में आप कोई भी अप्लाई करेंगे, देखिए 60 पेज उनके लिए है जो हर रोज कोई न कोई ट्रैवलिंग करते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, या फिर मतलब वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, उनके लिए 60 पेज का होता है। लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं किसी नॉर्मल व्यक्ति का कि वो विदेश जाना चाहता है कमाई करने के लिए, तो उसका 36 पेज का बुक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि भाई मुझको 60 पेज का ही चाहिए तो आप 60 पेज पे ही क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद क्या दिखाता है, ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब ये कुछ सर्च करेगा। अब इसके बाद कर रहा है गिवन नेम। सपोज मेरे पास एक आदमी है, उसका नाम हम भरते हैं। ठीक है, नाम उसका क्या है, सपोज देखिए उसका नाम है, देखिए इसको आप कैपिटल में ही भरिएगा। अब देखिए मैं नाम नहीं ले सकता उस व्यक्ति का क्योंकि ये थोड़ी सी सिक्योरिटी पर्पज है। अब सरनेम में हम उसका सरनेम लिख देते हैं। सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है गिवन नेम। अब फर्स्ट और मिडल, जैसे मैं कहूँ कि रोहित कुमार खरवार नाम है किसी का, रोहित कुमार खरवार नाम है अगर किसी का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रोहित फिर कुमार और नीचे लिखेंगे खरवार। ठीक है, जैसे सरनेम में आप खरवार लिखेंगे, यहाँ पे रोहित और कुमार। अगर इनकेस नाम उनका रोहित खरवार ही है तो यहाँ पे आप लिखेंगे रोहित और नीचे लिखेंगे खरवार। ठीक है, अब इसमें क्या रहना कि जेंडर, जेंडर के लिए आपको क्या करना है, जेंडर में आपको पता ही है कि जो व्यक्ति आएगा वो आपका कैसा होगा, वो क्या कहना चाहता है, वो कौन से जेंडर का है। तो उसमें आप अगर मेल है तो मेल कर दीजिए, फीमेल है तो फीमेल। हमारे केस में मेल है। ठीक है, हम तो हमने मेल कर दिया। ठीक है, हैव यू एवर बीन नोन अदर नेम, जैसे कि देखिए किसी का नाम मान लीजिए कोई भी नाम हो और उसका एक अदर नेम पड़ जाता है। जैसे मैं कहूँ कि एक हमारे घर आदमी है और उनका नाम मान लीजिए हमने पप्पू रख दिया। अब वो पप्पू, जैसे कि पप्पू हमने नाम रखा तो उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे केस में जो ये व्यक्ति है उनका कोई अदर नेम नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। ठीक है, अब हैव यू एवर चेंज योर नेम, मतलब आप क्या कभी अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं? नहीं भाई, हम काहे अपना नाम चेंज कराएंगे। चलिए फिर हम देखते हैं, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ करना है। तो डेट ऑफ बर्थ करने के लिए क्या करेंगे, आपको देखिए इनका जो है वो हमने डेट ऑफ बर्थ भर दिया। डेट ऑफ बर्थ भरने में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर मंथ सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट, वो पर्टिकुलर डेट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि ध्यान रखिएगा, देखिए जितने भी स्टार्स है उनको भरना आपको बहुत जरूरी है। तो अब हम भरते हैं इसको, देखिए जैसे मैं भर रहा हूँ विलेज एंड पोस्ट। ठीक है, अब इसको हमने पीएस चलिए इसमें अब ये कह रहा है स्टेट क्या करना है, तो स्टेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट को कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैरिज स्टेटस, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैरिज स्टेटस मतलब कि इसमें क्या है ना कि किसी की शादी हो गई हो तो उसका क्या है कि उसको मैरिज करेंगे। अगर कोई बंदा है जिसकी शादी नहीं हुई हो तो वो सिंगल रहेगा। सेपरेटेड मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी ही नहीं करना चाहते तो उनके लिए सेपरेटेड है। डाइवोर्स्ड मतलब कि जिनका तलाक हो चुका हो। ठीक है,
और विधवा या विडोवर, मतलब ये विधवा के लिए है, जो महिला है वो अगर विधवा है तो विधवा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी केस में क्या है, ये जो बंदा है वो सिंगल है, इसकी शादी नहीं हुई है। अगर देखिए अगर आप यहाँ पे मैरिज सेलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे स्पाउस नेम आता है, ठीक है। स्पाउस नेम का भी नाम डालना पड़ता है, लेकिन हमारी केस में सिंगल है तो हम यहाँ पे सिंगल उसकी डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैन कार्ड के लिए कह रहा है, तो पैन कार्ड हमारे पास मान लीजिए अगर अवेलेबल है तो भर दीजिए, नहीं अवेलेबल है, अगर वो इस जानकारी को छिपाना चाहते हैं, वहीं पे आप दिखाना चाहते हैं तो इसको नहीं भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो उसका नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब वो व्यक्ति जो आपका पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं जिसका, वो क्या काम करता है, तो आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि के देखिए कि प्राइवेट करता है कि होम मेकर है। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डाल सकते हैं, ठीक है। सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अगर कोई बंदा नौकरी नहीं कर रहा हो तो समझिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। कह रहा है इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके यदि आपके कोई है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो आपकी अगर जो पत्नी है तो पत्नी का भी नाम डाल सकते हैं, अगर पति है तो पति का भी नाम डाल सकते हैं। तो इन केस यहाँ पे मेरी केस में ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नो कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए अगर क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम 12 तक पढ़े हैं तो हम कहें 10 बनवाएंगे, तो यहाँ पे लिखा होता है कि एंड एबव। देखिए अगर मैं ग्रेजुएट एंड एबव कर दूं तो ये मतलब होगा कि मैं ग्रेजुएट किया हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया हूँ, ठीक है। अगर मैंने बीएड किया है तो यहाँ पे पर्टिकुलर बीएड का नाम नहीं आएगा, आपको ग्रेजुएट एंड एबव सेलेक्ट करना होगा। अब ये 7 और लेस, मतलब कि 7 पास या लेस है तो इसके भी आप भर सकते हैं। देखिए इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो कक्षा 8 की आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ टीसी, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यहाँ कुछ लोग परेशान रहते हैं कि मार्कशीट ले जाना होगा, ये ले जाना होगा, वो ले जाना होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि आप 8 पास हैं कि नहीं है, तो आप 8 पास पे डाल सकते हैं, 9 पास पे भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है 10th पास एंड एबव, तो हमारे केस में ये बंदा जो है वो 10th पास का नहीं है, वो है ग्रेजुएट एंड एबव का, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये है क्या चीज, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा तो इसको कॉपी करके आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो हमारे केस में ये ईसीआर कैटेगरी में नहीं आते हैं तो नो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप यस भी कर सकते हैं। अब ये कह रहा है विजिबल डिस्पर्टिंग मार्क्स, मतलब कि आपके आपके मतलब जो जिस बंदे का फॉर्म भर रहे हैं उसका कोई विजिबल मार्क है, मतलब कि वहां पे कहीं उसके शरीर पे कहीं कटा होता निशान हो, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आर्मी का फॉर्म भरते वक्त आप क्या करते हैं कि उसमें ये पूछता है कि एनी विजिबल मार्क, तो आप भरते हैं कि आई हैव कट मार्क इन फॉरहेड, ऐसा कुछ भरते हैं ना, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी भरना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो भर दीजिए, अगर नहीं भरना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पे जब आप जाएंगे पीएससी ऑफिस तो आप जब वहां पे भरेंगे तो वहां पे आपको ये सब चीजें वो पूछेंगे, आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमने ये सभी जो डिटेल है हमने फिल कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे यस करते हैं, मतलब हमारे द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई है सब सत्य है। अब यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है, तो आधार नंबर अगर मेरे पास है तो मैं तो भर दूंगा, अगर नहीं है तो नहीं भी भर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखिए आधार के बारे में, यहाँ पे आधार की साइट पे लेके चला जाएगा, तो यहाँ से आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे मतलब कि यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेव माई डॉक्यूमेंट या सेव माई डिटेल, ठीक है। अब ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ये फॉर्म हमने सेव कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यस करके इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है कि प्लीज एंटर योर आधार नंबर, तो हम चलिए भर देते हैं। देखिए पहले ये मैंडेटरी नहीं था लेकिन अब ये मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो चीजें भरी गई हैं इस पे आप लोग थोड़ा सा मतलब कि फोकस कीजिएगा। प्लीज एंटर फादर मदर आर लीगल गार्जियन नेम एज एप्लीकेशन स्पेसिफिंग एट लिस्ट वन ऑफ दिस इज मैंडेटरी, मतलब कि फादर का नाम भरिए या मम्मी का नाम भरिए या फिर कोई लीगल गार्जियन आपका है तो उसका नाम भरिए, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि किसी के फादर नहीं है तो वो मदर का नाम डाल सकते हैं, या फिर फादर का नाम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से वो गार्जियन का नाम ही डाले तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे गार्जियन और ये मतलब मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो उसके गार्जियन, और ये जिसका मतलब कि हम फॉर्म भर रहे हैं उसके गार्जियन मम्मी पापा सभी हैं, तो हम उसके पापा का नाम डालते हैं। ठीक है, चलिए हमने उसका नाम डाल दिया। अब कह रहा है कि मिडिल नेम फर्स्ट नेम को इसी में डालना है और सर नेम को नीचे डालना है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे फिल कर दिया। ठीक है भाई, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मदर नेम कह रहा है तो मदर नेम आप चाहे तो डाल सकते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि आप मदर नेम ही डाल दीजिए, क्या दिक्कत है भाई, जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है तो डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए। अब देखिए हमने इनकी मदर का भी नाम डाल दिया। अब कह रहा है कि इसको सेव कर लो भाई फॉर्म को। हमने फॉर्म को सेव कर लिया, अब नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट कर दिया। देखिए कह रहा है इफ योर पेरेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, मतलब कि आपके पेरेंट अगर आउट ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे भरे, यस करें, फिर उसको भरे, मतलब वहां का पता भरे। लेकिन हमारे मतलब कि हम जो इस फॉर्म को भर रहे हैं तो उनके जो उनके फादर या मतलब उनके पेरेंट जो है वो इंडिया में ही रहते हैं, तो हम उनके इंडिया का ही एड्रेस भरेंगे। ठीक है, तो उनका हाउस नंबर पहले भर लेते हैं, फिर हमने क्या किया, हाउस नंबर हमने भर लिया, फिर अब उसको हम लोग, ठीक है, इसका पता भरते हैं। चलिए ठीक है, हमने ये भर दिया। अब इसको भरने के बाद अब क्या करते हैं, इसको देखेंगे कि कहाँ से हमको क्या भरना है इसमें। इसके बाद चलिए, इसके बाद लिखा है विलेज एंड टाउन और सिटी, तो विलेज एंड टाउन और सिटी, तो आप विलेज का नाम भर दीजिए भाई, विलेज का नाम हमने भर दिया। अब कह रहे हैं स्टेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो चलिए भाई स्टेट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमको डिस्ट्रिक्ट भरना है, तो डिस्ट्रिक्ट ये है हमारे आजमगढ़, तो ये आजमगढ़ हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये पुलिस स्टेशन पूछ रहा, तो पुलिस स्टेशन फला है, अब हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड देख लीजिए, पिन कोड को हमने भर दिया। ठीक, अब उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी भरना है। ठीक है, तो हमने मोबाइल नंबर भी फिल कर लिया। ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं भाई, ईमेल आईडी हमने डाल दिया। चलिए हमने ये पूरा फिल कर लिया। अब कह रहा है कि इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो हमारे पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, हमारा जो भी एड्रेस है यही है। तो परमानेंट एड्रेस अलग से अगर है, देखिए ये है मतलब कि एक दस्तावेज का आपका एक एड्रेस होता है, एक रहने वाला और एक कहीं कमाने वाला होता है। तो हम यहाँ पे जो भर रहे हैं फॉर्म, तो उसका एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस और ये मतलब कि घर का एड्रेस दोनों सेम है। अब चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए कह रहा आई एग्री रिसीव अपडेट फॉर द पासपोर्ट सेवा, यस हमको मतलब कि ये एग्री कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी मैसेजेज आएंगे वो हमारी मोबाइल पे आते रहेंगे। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है यस यू एग्री, मतलब मैंने कह दिया जी भैया हम एग्री हैं, बिल्कुल एग्री है। अब कह रहा है कि नेम एंड एड्रेस, तो देखिए अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे आप अपना नाम भर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है इमरजेंसी कांटेक्ट, तो इमरजेंसी कांटेक्ट में आपसे बढ़िया आपका फोन रिसीव कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि अपना नाम डालिए भैया, उसका नाम डाल दीजिए बंदे का, वो जो बंदा आपको फॉर्म भरने के लिए दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप उसको मतलब कि एड्रेस को भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तो कहता हूँ कि नाम के साथ सन ऑफ आप लगा दीजिए। ठीक है, एसओ लगा दीजिए, अगर आप भी लगाते हैं तो नहीं लेगा। ठीक है, अब देखिए एसओ हमने लगा दिया सन ऑफ, अब हमने उसको लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद हम इसमें पूरा एड्रेस भरते हैं। ठीक है, अब हमने पूरा एड्रेस भर दिया। ठीक है, हमने पूरा एड्रेस भर दिया। अब इसके बाद मोबाइल नंबर, तो भाई मोबाइल नंबर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो नंबर आपका हमेशा स्टार्ट रहता है। ठीक है, जो नंबर आपका हमेशा स्टार्ट रहे वही नंबर दीजिए। ईमेल आईडी में आप डाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, सिर्फ माई डिटेल पे आप क्लिक कर दीजिए। अब हमने इसको पूरा फिल कर दिया, अब हम नेक्स्ट पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हैव यू ओवर द होल्ड आर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, नहीं मेरा कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो होल्ड पर हो। कह रहा है डिटेल ऑफ प्रीवियस और करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई ऑफिशियल पासपोर्ट नहीं है और नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट,
हमारा कभी भी होल्ड नहीं गया है। हैव यू एवर अप्लाइड अ पासपोर्ट बट नॉट इशू, आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था जो इशू नहीं हो पाया? तो ऐसी कोई बात नहीं है, इनके केस में ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम इसको सेव और नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, हर चीज आप ध्यान से पढ़ के ही भरिएगा। अगर आपको नहीं आए तो यहाँ से आप इसको कॉपी करिए और इसको ट्रांसलेट करिए। ठीक है, ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि आर यू प्रोसेसिंग अ रेस्पेक्ट एंड ऑफेंस इलीगल हैव बीन कम्युनिटी बाय यू पेंडिंग बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। कह रहा है कोनो केस हो सकता है जो क्रिमिनल कोर्ट में आपका चल रहा है भारत में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चलेगा तो आप पासपोर्ट अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। कह रहा है हैज एनी वारंट ऑफ समन्स, तो आप देखिए सम्मन होता है, जैसे कि आप किसी केस में मुलविस हैं या फिर आप किसी केस में फंसे हैं तो आपको कोर्ट एक सम्मन भेजती है, कहते हैं कि आप दोषी हैं और आप कोर्ट में हाजिर हो जाएं, तो वो सम्मन होता है। ठीक है, तो अपने हैज इशू पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट अंडर द लॉ ऑफ टाइम इन फोर्स। नो भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगले पे पढ़ते हैं, कह रहा वारंट वारंट है ना ही भाई, हमारे पास कोनो वारंट ना है। तो ई कहेंगे प्रोहिबिटेड डिपार्चर ऑफ इंडिया एंड मेड बाय एनी कोर्ट, नो, यहाँ भी नो कर दीजिए। आप हर चीज में नो कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं आप पढ़ सकते हैं, उसको नो कर सकते हैं। ठीक है, आप लेकिन हर चीज को ध्यान से पढ़ें फिर उसके बाद ही नो करें। तो हमारे केस में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, हमने जिस बंदे का फॉर्म दिया है वो बहुत ही बढ़िया बंदा है, उसने हमको जिसने फॉर्म दिया है उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने इस डिटेल को सेव कर लिया, अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा कि देखिए आपका पासपोर्ट जो है कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम होगा और यहाँ पे आपका टाइटल होगा। और जब आपका पासपोर्ट बन के आएगा तो यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट नंबर होगा। अब यहाँ पे राष्ट्रीयता होगी मेल, और ये आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, और ये देखिए आपका एड्रेस यहाँ पे मेंशन होगा। देखिए एड्रेस कितना साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जिस दिन आपका जारी होगा उस दिन का जारी दिनांक होगा, और ये समाप्ति की तिथि मतलब कि जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा उस टाइम का आपका स्टेट टाइम दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट फोटो दिया गया है, तो एप्लीकेंट फोटो में क्या करना है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहां पे जैसे आपका आधार बनाया जाता है बिल्कुल वैसे ही आपका फिंगर ऑथेंटिकेशन होगा। आपकी फोटो ली जाएगी और आपसे एक टर्म्स एंड कंडीशन का फॉर्म होगा, उस पे आपका जो जितनी भी एक्टिविटीज आपकी ये सब लिखी गई हैं वही सब लिखा होगा, और उस पे आपको एक सिग्नेचर करना होगा। तो उस पे आपका सिग्नेचर होगा, और वही फोटो जो आप पासपोर्ट ऑफिस में आप जो फोटो आपकी खींची गई होगी वो यहाँ पे आएगी, और आपका ये सिग्नेचर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके फादर का नाम आएगा, यहाँ पे आपकी मदर का नाम आएगा। अगर देखिए मैंने कहा था कि अगर आप स्पाउस का नाम भरते हैं, अगर पति है तो पत्नी का नाम, पत्नी है तो पति का नाम अगर भरते हैं तो यहाँ पे उसका नाम आता है। ठीक है, अब एक एड्रेस यहाँ पे देखिए ये जन्म का स्थान था और यहाँ पे आपके रहने का स्थान है। ठीक है, तो रहने का स्थान और जन्म का स्थान इनके दोनों है, एक ही था तो दोनों एक ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पता पूरा लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका पिन कोड सहित आप किस देश के हैं, आपका एड्रेस क्या है, सब कुछ यहाँ पे होगा। अब देखिए अगर आप किसी पासपोर्ट को रिन्यू कराए होते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा। अब इसको मैं जूम कर देता हूँ, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए भाई। कह पुराने पासपोर्ट का नंबर और इसे जारी होने की तिथि एवं स्थान, मतलब अगर कोई री इश्यू पासपोर्ट करवाए रहते तो यहाँ पे आपका वो नंबर रहता पुराने वाले पासपोर्ट का। ठीक है, अब ये फाइल नंबर देखिए मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ, इसके बाद एक फाइल नंबर जनरेट होगा और वो पीएसके ऑफिस में फिल हो जाएगा। जब आप जाएंगे वहां पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन में, मतलब पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जब जाएंगे तो वहां पे उसी नंबर से आपको ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, अब वही नंबर आपका यहाँ पे मेंशन होगा। तो मेरे ख्याल से आप ये हर बात को समझ गए होंगे, और मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है पासपोर्ट फॉर्म को अप्लाई करने में। अगर आपको पासपोर्ट फॉर्म को अप्लाई करने से कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए। मैं व्हाट्सएप पे एसएमएस को तुरंत रिप्लाई करता हूँ, लेकिन अगर कोई फोन करता है तो मैं फोन नहीं उठाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रूफ ऑफ बर्थ,
तो हम भैया कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास है, आधार लिख देते हैं, फिर हम यहाँ भी आधार कर देते हैं, हमारे पास दोनों प्रूफ है। अब यहाँ पे प्लेस कह रहा है, तो प्लेस मेरे केस में मैं अपने जिले का नाम लिख दे रहा, आप भी अपने जिले का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे एग्री कर सकते हैं। ठीक है, सेम माई डिटेल मैं यहाँ पे अपने डिटेल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस सभी डिटेल को मैंने सेव कर दिया। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि हम लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं किस चीज से, CST से। तो यहाँ पे पेमेंट आपकी CST से ही कटेगा। आपको कोई लगता है कि आपने इस फॉर्म में कोई डिटेल गड़बड़ भर दी हो या गलत भर दी हो, तो उसको आप ना प्रीवियस कर करके आप चेक कर सकते हैं, या फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपने जितने भी डिटेल्स भरी हैं वो सब की सब आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा प्रीव्यू करके इसको दिखा भी दिया आपको कि फ्रेश है और नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब कि ये फॉर्म जो है वो आपका फ्रेश भरा गया है, नॉर्मल है नॉर्मल है। ठीक है, और ये ऊपर आपका फॉर्म रेफरेंस नंबर दे दिया गया है। अब हमने जिसका नाम भरा था वो फला आदमी का नाम है और उसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब उसका ऑक्यूपेशन है और ये उसका एड्रेस है। ठीक है, तो हमने सब कुछ चेक कर लिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारा सभी डिटेल्स जो है वो सबकी सब बिल्कुल सही भरी गई है। तो अब हम करते हैं पे एंड सबमिट। ठीक है, पे एंड सबमिट में क्लिक करते हैं, पेमेंट ये ऑप्शन आ गया। अब इसमें देखिए 100 रुपए इसका सेंड अमाउंट है, मतलब कि कस्टमर से लेंगे, 43 रुपए आपका इसे CSC से कटेगा। अब यहाँ आप अपना पासवर्ड डालिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप CSC का पासवर्ड डालते हैं, अब फिर आपसे पूछेगा वैलेट पिन। अब हमने क्या किया, वैलेट पिन भी डाल दिया। अब वैलेट पिन जैसे ही डालेंगे ये इसका अमाउंट कट गया। अब ये कह रहा है कि पे शेड्यूल आर अपॉइंटमेंट, मतलब पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, मतलब ये CSC का चार्ज अब हो गया। अब ये पासपोर्ट का जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे उसके लिए इसमें 2 ऑप्शन है, हम स्टेट बैंक से ही करेंगे। तो स्टेट बैंक से करने के लिए आप इसके PSK को आप सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे केस में बरेली PSK है तो हम बरेली को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम वो सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट में हमको अपॉइंटमेंट लेना है, तो उस डेट में हम अपॉइंटमेंट लेते हैं और इसको पे कर देते हैं। अब पे करेंगे तो पे करने के बाद क्या होगा कि इसमें जो आपको सुटेबल लगे, आप नेट बैंकिंग से कराना चाहते हैं नेट बैंकिंग से कराइए। नेट बैंकिंग से कराएंगे तो 11 रुपए चार्ज करता है, इसलिए हम UPI से करेंगे। तो UPI से जब करेंगे तो इसमें बारकोड ऑप्शन सबसे सुटेबल है, बारकोड पे क्लिक करेंगे, बारकोड शो करेगा। अब यहाँ पे आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से आप इस पे स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद आप इसको पेमेंट करेंगे। तो जैसे ही ये पेमेंट कटेगा, अब ये कुछ सर्चिंग ले रहा है, अब ये पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे व्यू सेट सबमिटेड फॉर्म पे आएंगे। अब हमने ये फॉर्म भरा था, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम इसको सबमिट, ये व्यू प्रिंट सबमिटेड फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और ये हमारा अपॉइंटमेंट के स्लिप है। अब हमने अपॉइंटमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लिया। अब इसको हम प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे। अब वो कस्टमर इस प्रिंट आउट को वहां पे लेके जाएगा, इसका जो टोकन नंबर है वो वहां पे ये शो करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सब कुछ हाइड रखा है। तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं।